धन्यवाद मैम। मुकेश जी, तीजन भाई जी, भूरी जी, पारे साहब, अशोक मिश्रा जी और सभागार में मौजूद सभी साथीगण, मैं आज के अपने इस उद्बोधन कह लीजिए, व्याख्यान कह लीजिए, जो मेरी समझ है उस समझ को मैं समर्पित करता हूँ अशोक मिश्रा जी के कार्य को, जो उन्होंने पिछले 32-34 साल में इस ट्राइबल एकेडमी को बनाने में जो उन्होंने समय लगाया, जीवन लगाया, उस कार्य के प्रति मैं अपना आज के इस उद्बोधन को समर्पित करता हूँ। मैं उनके कार्य को जब देखता हूँ, घुमंतुओं पे मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं अशोक मिश्रा जी, मैं कभी भी बोलते हुए आज तक नर्वस नहीं हुआ, ना जर्मनी ना यहाँ, लेकिन अशोक मिश्रा जी के काम को बताते हुए मुझे बहुत नर्वसनेस है कि शायद मैं उनके पूरे कार्य को बता भी पाऊँ कि नहीं बता पाऊँ। जब आप उनके सामने बैठेंगे और उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं उनको एक सॉफ्ट, जिसको आप बोलते हैं, उनकी जो कजरारी आंखें हैं, मोटी मोटी जो आंखें रहती कजरारी, उनमें एक अलग तरह का उनका खिंचाव अशोक मिश्रा जी के पास में, और उनके जो वैचारिक पक्ष जो उनका है, जो उनके आइडियाज हैं, जिनके बल पे आप एक बुनियाद बनाते हैं किसी संस्थान की, संस्था को खड़ा करते हैं, वो एक अनपैरेलल टास्क है। और ये अनपैरेलल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले करीब 1 दशक से, ये यूनिवर्सिटी का, heidelberg का, ये तो एक बहुत छोटा सा वो है, आप इसको ज़्यादा बड़ा कुछ ना समझे। जो मुझे लगता है जब आप उनके साथ जाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, कितनी तरह के आप अनुभवों से गुजरते हैं, कितने तरह की चुनौतियों से आप गुजरते हैं, उनसे जो एक इंसान गढ़ता है या उनसे जो बुनता है, वो असल व्यक्तित्व बनता है। और वो मुझे ये बोलते हुए तनिक भी बड़ा या विचित्र नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपना, अगर यहाँ से मुझे अगर एक व्यक्ति चुनने को बोला जाए कि आप किसे अपना रोल मॉडल बोलेंगे यहाँ आने के बाद, तो मैं कहूँगा अशोक मिश्रा। अब आते अपने मूल बातचीत पे, मूल वक्तव्य पे। देखिए, जैसा जब अपन घुमंतुओं की बात करते हैं, ट्राइबल की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, जो अंग्रेजों के समय से बनी, और ये केवल 1871 में नहीं बनी, अंग्रेजों के आने से बाद से लेके और 1947 तक जो चलती है। वो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि जो घुमंतु हैं, वो जन्मजात जो अपराधी इनको बनाया कि वो अपराधी हैं, वो क्रिमिनल हैं। उनके अगर पूरा लिटरेचर आप उठाएंगे तो ठगी के ऊपर तमाम किताबें, ठग, और उसी के अंतर्गत उनको केंद्रित किया है। यानी कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहती है कि वो चोर उचक्के हैं। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट 47 के बाद डेवलप होती है। वो स्कूल ऑफ थॉट है हमारी गवर्नमेंट की स्कूल ऑफ थॉट, एकेडमिक्स की नहीं। उस स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि जो नोमैड्स हैं, ये नाचने गाने वाले लोग हैं। उन्होंने उनको केवल तंबू डेरे वाला, नाचने गाने वाले तक सीमित किया है। हमारी एकेडमिक जगत में ये मुद्दा कभी भी डिस्कोर्स में शामिल हो ही नहीं पाया। जैसे दलित डिस्कोर्स बना, एनवायरमेंट डिस्कोर्स बना, विमेन डिस्कोर्स के अंतर्गत आया, ऐसे घुमंतु कभी भी विमर्श का भाग नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत काम हुआ यूनिवर्सिटीज़ में, वो इंडिविजुअल बेसिस के तौर पे हुआ, और वो उन्होंने, जैसा अमूमन होता है कि थोड़ा सा लिया ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट का, थोड़ा सा लिया गवर्नमेंट स्कूल ऑफ थॉट का, और एक अपना अलग सा ही उसमें कुछ अपना मिलाया, और उन्होंने उनको जो तमका दिया कि ओहो बहुत गरीब लोग, भीख मांगने वाले लोग हैं, वेश्यावृत्ति वाले लोग हैं, चोर उचक्के लोग हैं, दोनों को मिलाकर के एक स्कूल ऑफ थॉट बनाई। जो तीनों ही स्कूल ऑफ थॉट इनकम्प्लीट है और एक तरफा है। जबकि जो असल घुमंतु समाज हैं, जब आप उनको समझेंगे
तो वो सभी ज्ञान के अलग अलग प्रकार हैं, डिफरेंट नॉलेज सिस्टम है, जिसको आप कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। मेरा बेसिकली जो काम है अभी, जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो या कैम्ब्रिज में सुजन मैम के साथ हो या हार्वर्ड के अंदर प्रोफेसर डेविड रिक के साथ हो, हमारा कहना ये कि दुनिया में जितने भी हैं, कहीं पर आप उनको रोमा बोलते हैं, जिप्सी बोलते हैं, नोमड्स बोलते हैं, और मेरा काम साउथ एशियन जो अपने समाज है उसके ऊपर है। केवल हिंदुस्तान का वो एक टॉपिक हो गया कि आप एक जोगी सपेरा लेंगे, एक पर्टिकुलर भूगोल ज्योग्राफी के अंदर लेंगे, बेसिकली साउथ एशिया के अंतर्गत है वो काम। तो उसके अंदर जो मेरा बनाने का है कि ये डिफरेंट नॉलेज सिस्टम है, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले हम इनको बोलते थे कि ये अलग अलग जीवन शैलियां हैं। जीवन देखने की जो दृष्टि होती है वो अलग जीवन दृष्टि है। जो जीवन को देखने की दृष्टि नट की है वो भाट की नहीं है, जो भाट की है वो पारधी की नहीं है, जो पारधी की है वो कालबेलिया की कतई नहीं है, जो पशु चारकों की है वो जीवन को देखने की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वो डोंगरी को कैसे देखते हैं, बागरी लोग मिट्टी को कैसे देखते हैं, रायका रहबारी पशुओं को कैसे देखते हैं, यानी कि उनको जो देखने की दृष्टि है, जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग वे ऑफ लाइफ थी, अलग अलग जीवन को देखने के नजरिए थे ये। लेकिन और ये सारे जीवन नजरिए जैसे तीजन बाई जी का है, वो नजरिए किताबों पे आधारित नहीं थे। तीजन बाई का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, जो कुछ सर्टेन लिख दिया और उसको पढ़ लिया, रट लिया और उसको छाप दिया, वो ज्ञान नहीं है ये ज्ञान सदियों की, हजारों सालों की प्रक्रिया से, समाज के सहज और जो उपयोगी ज्ञान हम बोलते हैं, जरूरत और प्रक्रिया से निकला है, एक दिन में नहीं बना ये। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार बन गया उसमें चेंजेस नहीं आया, समय के साथ लगातार उसमें बदलाव होते रहे। जो हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की कंटिन्यूटी एंड चेंज की, कि वो लगातार निरंतरता में भी है और उसमें बदलाव भी आता जाता है। तो ये जो कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ थॉट है, डिफरेंट नॉलेज सिस्टम है। एक आपको पता है एक समाज है सोरगर मध्य प्रदेश जो सूची में शामिल नहीं है, मैं अभी आपको 1-1.5 महीने पहले का ही बताता हूं। उसमें सोरगर समाज क्या करता है, सोरा से बारूद बनाने का काम वो लोग करते थे, और आज से नहीं करते हैं। वो राजे रजवाड़ों के समय जब तोप खाने के अंदर बारूद बनाया जाता था, तो वो सोरगर समाज की महिलाएं पुरुष दोनों बना हुए करते हैं उस काम को। उस बारूद से ही जो उनको तोप चलाना हो, उसी बारूद से ही पत्थर तोड़ना हो, और आजादी के बाद जो पटाखे बनाए गए, उन पटाखों को बनाने में सोरगर समाज के लोग रहे। ऐसे ही एक समाज है हेड़ी समाज, मध्य प्रदेश का ही, भोपाल के बहुत नजदीक, यहीं से 30 किलोमीटर दूर है हेड़ी समाज। वो जो हड्डियां रहती है पशुओं की, मरे हुए पशुओं की हड्डियां, उन हड्डियों से तरकश बनाते हैं। और जैसे सामान्यतः जैसे पशु मर जाता है, जो उसका अमोनिया की जो स्मेल है, वो एक ऐसा घोल तैयार करते हैं, उन हड्डियों को उसमें डुबोते हैं, और उसके बाद मतलब सडनली इतने अचानक से क्या उसमें मिलाते हैं, कौन सी जड़ी बूटियां क्या क्या वो बनाते हैं, उसकी स्मेल बिल्कुल गायब, और उसके बाद वो तरकश बनाते हैं। वो जो बीटी पहनती, जो अंगूठी को बीटी बोलते हैं, वो उस पशु की हड्डी की बनाते हैं, वो हेड़ी समाज। ऐसे ही आप जब इनके वर्ग बनाए, जैसे कालबेलिया की बात है, सांप का जहर का जो सबसे सुंदर जानकारी है वो कालबेलियों के पास है। ये एक चीज है, मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स है एक समाज, उनको नाचने का भी है, लेकिन उनको नाचने गाने में समेट दिया। उनके जहर का ज्ञान, उनके सौंदर्य आभूषण का उनका ज्ञान, उनको वस्त्रों का ज्ञान, उन सबको हमने छोड़ दिया। ऐसे ही जब पशु चारकों के साथ आप चलेंगे तो उनको जो मिट्टी की समझ है, जो पहाड़ की समझ है, जब रायका रहबारी राजस्थान से चलता है या गुजरात से चला, आपने यहां गाडरिया बोला उसको, आपने महाराष्ट्र के अंदर धनगर बोला, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु में कुरबा और कुरमा बोला, लेकिन जब वो रेगिस्तान से चलता है तो एक भूगोल है रेगिस्तान का, जब वो डांग एरिया में आता है तो दूसरा भूगोल है डांग एरिया का, जब वो जंगल में वन में आता है तो एक भूगोल इकोलॉजी के साथ संबंध बनता है उसका वन के साथ में, जब वो नदी के पास से गुजरता है तो एक रिश्ता उसका नदी के साथ में। यानी कि वो केवल पशु चारक नहीं है, वो उसके साथ में कितने भूगोलों में रिश्ता बनाता है, कितनी संस्कृतियों को जोड़ता है, कितने तरह के वो कार्य करता है केवल एक उस पशुचारण के दौरान। मुझे नहीं पता था कि, मैं भी जनरल यही बोलता था कि वो खेतों में भेड़ बकरे बिठा दिया, ऊंट बिठा दिया, उसने उसको खाद दी और बदले में
उसने उसको तेल आटा दे दिया, ये हो गया काम। मैंने 3-4 महीने उनके साथ में, जनरली जब आप राजस्थान से चलेंगे तो हरियाणा पंजाब, इनके कई रूट्स हैं, तो जो हरियाणा पंजाब होते हुए जाते, मैं उनके साथ रहा 3-4 महीने। मुझे पहली बार ये समझ में आया कि जैसे बकरी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मिंगन बोलते हैं, और जो भेड़ का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको चौथ बोलते हैं। चौथ के डिकम्पोजिशन में 6 महीना लगता है और मिंगन के डिकम्पोजिशन में 2.5 से 3 साल लगते हैं। तो उन दोनों के अंतर्गत, यानी कि जो तत्काल जो खाद चाहिए होती है खेतों वालों को, वो चौथ से मिलती है, और जो धीरे धीरे प्रोसेस होकर के जो 2-3 साल तक उसको जमीन को मिलती रहती है खाद, वो मिंगन से काम आती है। उसके साथ में जैसे कि तमाम तरह की जो वो जंगल से या रेगिस्तान में जो जड़ी बूटियां रहती हैं, जैसे कि भैंसों को देने के लिए हरियाणा वाले लोग उनसे लेते हैं, ऊंट की जड़ी बूटियां जो उनको पेट दर्द होता है उसके बारे में वो लेते हैं, वो सारा जैसे कि अरंड से वो बनाते हैं, कुछ अरंड टाइप का वहां पर रहता है, सूखे से वो मिलता है, वो साथ लेके चलते हैं। तो गांव वाले उनसे वो बिना कोई पैसा दिए वो चीजें लेते हैं, बदले में उनको कुछ आटा दिया है, कुछ चावल दिया। उसके बाद में एक प्रोसेस होती है आटा साटा। उसने साल भर पशु को दोहा, गांव वाले व्यक्ति ने ऊंट को दोहा या और तमाम जानवर उनके साठियां की, जैसे बैल थी, गाय हैं। उसके बाद अब उन्होंने 1 साल तक दोह लिया, वो क्या करेंगे, आटा साटा करेंगे। उस घुमंतु पशु चारक को अपना पशु दे देंगे और उससे दूसरा पशु लेंगे, बदले में उसको कुछ पैसा या कुछ अनाज दे देंगे। उनको जो घुमंतु पशु चारक है वो आसानी से इसलिए ले लेते हैं कि उस पशु को जब वो साल भर तक खुले में चराएंगे तो 1 साल में वैसा ही हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। ये जो रिश्ता है खेती किसानी का और पशुचारण का, ये मैं उनके साथ घूमते हुए समझ पाया कि इनका रिश्ता क्या है आपसी में। ऐसे ही आप जब बागरी हैं, मिट्टी से जुड़े समाज हैं, बंजारे हैं, पानी से जुड़े समाज हैं, यानी कि हर समाज है वो एक खास तरह के ज्ञान को लेकर के चल रहा है, उसका अपना एक खास तरह का ज्ञान है। यानी कि अब जब हम उस समाज को देखें तो हम उसको बेचारगी के भाव के अंदर, क्रिमिनल के भाव के अंदर नहीं, उसका जो नॉलेज सिस्टम था, जो शुरुआत से वो समाज को चला रहा था, उसने समाज को बनाया या समाज को चलाया, लेकिन कभी भी यह दावा नहीं किया कि जो हमने ये संरचनाएं या जो हमने ये काम किया ये केवल हमारा काम है। कभी उन्होंने दावा नहीं किया। आप किसी भी समाज को आप देख सकते हैं घुमंतुओं के अंदर अपने अपने राज्य की उसकी संरचना, यानी कि जो पहला काम है कि वो डिफरेंट नॉलेज सिस्टम है। दूसरा उसके अंदर है आखिर ये नॉलेज बनी कैसे, इसको वो ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं। चूंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, तीजन बाई का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, वो बचेगा तभी तक जब तक तीजन बाई परफॉर्म करेंगी या उनकी आने वाली जनरेशन परफॉर्म करेंगी। आप किताब में भी लिख देंगे उसको तो उससे कुछ नहीं होगा। आप केवल ये करेंगे कि एक मरी हुई कल्चर को हमने संहिताबद्ध कर दिया, यानी कि वो परफॉर्म तक है। जब ये मेले में जाते थे, मेले में बैठते थे, जो चीज पशु मेला हो या इनका जैसे कि एक पुष्कर मेला है, मैंने पिछली बार भी उसका उदाहरण दिया था, ऐसे उज्जैन में एक मेला लगता था। वो मेला उसके ज्ञान का बाकी समाजों से परिचय करवाने में, अगली जनरेशन को ट्रांसफर करने का वो मेन सेंटर थे। वो साल भर घूमने वाले के शादी विवाह कहां होंगे, कहां वो अपना दुख दर्द साझा करेंगे, वो पॉइंट मेले। घुमंतुओं का जो सेंटर पॉइंट था वो पुष्कर था, और वो आज से नहीं था। जब खैबर पास का आप इतिहास देखते हैं, ऊंट का इतिहास देखते हैं, वहां से पुष्कर मेले का इतिहास जुड़ा है। और वो सेंटर पॉइंट नोमैड्स का सेंटर पॉइंट था, जहां से कैमल कैरवान जाते थे, मुल्तान से आपके होते हुए अरब तक निकलते थे। ये सेंटर पॉइंट जो था, ये सेंटर पॉइंट पुष्कर का मेला था। ऐसे उज्जैन में मेला था। आप तमाम एक मैप बनाएं जाकर के, और उस मैप में ये देखें कि मध्य प्रदेश में कितने ऐसे मेले थे, पशु मेले, जिन पशु मेलों के साथ में घुमंतुओं का रिश्ता था। और वो जो सारे जितने भी मेले हैं वो केवल पशुओं तक सीमित नहीं है, सारे घुमंतु समाजों के मिलने के मेले हैं। और वो मौसम के हिसाब से है कि उनियाले के कौन से हैं, सियाले के कौन से हैं और चौमासे के कौन से हैं। तो आप उनके साथ में उनका भूगोल से रिश्ता, कल्चर से रिश्ता और उनका ज्ञान तीनों समझ पाएंगे
कि इकोनॉमी का मॉडल निकलता कैसे है, कल्चर से कैसे निकलता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम उनके कल्चर से कैसे जुड़ा हुआ है, उनकी वहां पर उम्मीद कैसे बनती है उस समाज के अंदर, वहां पर जो महिला, जो हम तमाम ये डिस्कोर्स वो डिस्कोर्स, वहां पर किस तरह का डिस्कोर्स है, और क्या जितनी हम बात में जितनी हम ये बातें करते हैं समानता की, स्वतंत्रता की, न्याय की, ये सारी बकवासबाजी वाली बातें हैं। आप अगर उन समाज के साथ रहते हुए देखिए कि ये सारे जो ग्रामर है, जो ये मुहावरे हैं, हमारे शब्द हैं, ये उनकी भाषा बोली में ये शब्द नहीं है, क्योंकि उनको इन मुहावरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जितने डिस्कोर्स या जितनी डिबेट हमने जनरेट की, वो हमने बाहर वालों ने जाकर के उनको भरना शुरू किया। उनका अपना लीगल सिस्टम आप देखिए, जिसको पंचायत, उनकी जो कास्ट पंचायत है, जाति पंचायत है, हर समाज के अंदर अपनी जाति पंचायत है। जब वो 1 रुपया लगाते हैं, वो अपना दावा करते हैं बात का कि मैंने 1 रुपया लगा दिया, ये मेरा दावा है। दूसरे वाला 1 रुपया लगाएगा कि ये मेरा विपक्षी की तरफ का दावा है। 4 उनके जो समझदार जो बुजुर्ग रहेंगे, वो उनके पंच बनेंगे। व्यक्ति व्यक्ति नहीं लड़ेंगे, वो पंच पंच आपस में निर्णय करेंगे। 4 इधर के पंच, 4 उधर के पंच, और इनकी फाइनल जब नहीं फैसला कुछ होगा तो फाइनल पंचायत जाएगी मारवाड़ के अंदर। तो इनके जो सारे सिस्टम थे नोमैड्स के, हमने एक एक करते हुए अलग अलग कानूनों से या अलग अलग जो हमारी समझ थी, जितनी हमने समझ बनाई, हम उनके जीवन को धीरे धीरे रोकते गए। नोमैड्स का पूरा जीवन नोमैडिज्म पे टिका है, मोबिलिटी पे टिका है, वो उनकी जीवन रेखा है। अगर जिस दिन आप नोमैड्स की मोबिलिटी को रोकेंगे, उस दिन उसका जीवन रुक जाएगा। उनके जीवन के 3 सेंटर पॉइंट हैं: मोबिलिटी, भूगोल, उनकी कल्चर और उनका ज्ञान। इन 3 से नोमैडिज्म या नोमैड्स बनता है। ये 3 उसके पिलर हैं। इसमें से एक को भी हटाने का मतलब है कि वो नोमैडिज्म या नोमैड्स नहीं जिंदा रहेगा। तो यानी कि जो ज्ञान है, डिफरेंट जो नॉलेज सिस्टम है, मैं आपको अलग अलग 1-2 स्टोरी सुनाऊंगा, 1-2 एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद में आप ये समझ पाएंगे जो इनके अलग अलग नॉलेज सिस्टम है, अलग अलग जो इनकी वे ऑफ लाइफ है। पहले मैं एक्सपीरियंस बताता हूं कि कैसे उनको देखते हैं, हम कैसे उनसे समझते हैं। आज के समय में जो मध्य प्रदेश में कालबेलिए हैं, वो कालबेलिए या तो बहरूपियों के काम में जा रहे हैं, या वो लोग आपके ये जो टब तगारी का बेचने वाला है, इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मूल काम धीरे धीरे हमने उनको बैन करने लगे। तो मैं उनके बहरूपियों के काम में, कि मुझे समझना था कि ये कैसे, मतलब एक प्रोफेशन से आप चेंज करके दूसरे में जाते हैं, पूरी कल्चर को आप बदलते हैं, आप बहरूपियों के काम में कैसे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो उसके साथ कुछ रोचक घटनाएं भी हुई, लेकिन उसका जो आउट प्रोडक्ट था वो ज़्यादा समझने वाला था। तो बाबूलाल एक कालबेलिया है राजस्थान में, तो वो अपना छत्तीसगढ़ के अंदर जाते हैं बहरूपिया बन करके। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को आपकी फेरी का समझना है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसके अंदर। तो उसने कहा कि मेरे पास तो एक तो जो सामान्य है उनके पास कपड़े रहते हैं, हवलदार का एक ड्रेस थी, और बोले कि आपको मैं ऐसा करता हूँ कि शिव का किरदार आपका बना देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे मेरे को वो मेकअप वेकअप करके पूरा वो जटा और सारी चीज़ें जो रहती हैं, अब उनको तो सांप से डर नहीं लगता, डर मुझे भी नहीं लगता, लेकिन जब सांप आपके ऐसे देखता रहे तो बहुत डर लगता है। अब वो उनके पास तो ओरिजिनल सांप वो टांगते हैं। अब वो एक बार शुरुआत में तो उसने टांगा, मैंने कहा कि भाई मेरे को तो डर लग रहा है, वो मेरी तरफ ये फूं फूं कर रहा है, जहर तो उसमें नहीं है लेकिन डर तो लगता ही है उसका। तो खैर वो सांप तो हटाया, लेकिन उसने पूरा तैयार कर दिया। तो पहली बार मैंने केवल लुंगी टाइप में कि पूरा, और कपड़े पे वो भगवा लगा दिया और राख लगा दी, और हम निकल लिए उनके साथ में। अब 4-5 घरों में हमने फेरी करी हो गई। छठे घर में कोई रिटायर्ड फौजी का घर था, तो उसमें फेरी, अब रिटायर्ड फौजी के घर में गए तो उसने कहा कि वो महाराज आए हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो मेरे को ऐसे हाथ करवा रखा, और जो मेरे को उन्होंने बताए थे डायलॉग में अपना बोलता था। अब उसने क्या किया, बोले कि महाराज के लिए तो बंदूक भरवाइए, बंदूक लेके आइए। अब मैं डर गया कि भाई बंदूक, आज तो गोली मारेंगे यहाँ पर। मैंने कहा अरे बाबूलाल तूने अच्छा फंसाया, आज तो फेरी पे मारेंगे। अब वो
हमने कहा कि नहीं नहीं सर, हमें बंदूक वगैरह नहीं, हम तो जा रहे हैं, बस यहाँ फेरी करेंगे फिर निकल लेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, आप तो बंदूक तो लाएंगे लाएंगे। अरे जा, उसके लड़के को बोला बंदूक लेके आ। अब बाबूलाल और डराता है, बोले कि सर अगर भागेंगे तो पीछे से पीठ पे गोली मारेगा ये। मैंने कहा कि यार आज तो फंस गया यार, आज तो मैंने कहा कि सारा फील्ड वर्क सब रखा रह गया, कहाँ मराया यहाँ पर बहरूपिया बने। अब वो बीच बीच में 5-4 मिनट बात करे, हमारा ध्यान तो बंदूक के ऊपर। बोलता है अरे गोली भरी कि नहीं भरी उसके अंदर? अरे गोली जल्दी भरो। तो मैंने कहा कि भाई ये तो ओरिजिनल गोली भरेगा। लेकिन वो 5-7 मिनट बाद आया तो एक चिलम सी लेके आया वो। तो चिलम को देखते ही मेरे थोड़ी सी शांति आई कि मैंने कहा ठीक है ये बंदूक है। अब लेकिन वो बाबूलाल मरवाने का फिर काम, फिर उससे पूछता है कि यही है क्या बंदूक? तो मैंने कहा तेरे को ओरिजिनल चाहिए। अब उसने कहा कि आप इसको, ये तो महाराज बोले कि आप पीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं तो ये सुल्फा उल्फा मैं तो पीता नहीं हूँ। अब बाबूलाल तो देखते उसके आंखें चमक गई, घुमन तो लोग पीते हैं, तो अपना सुट्टे मारने लग गया। अब वो बोलता है कि नहीं महाराज शिव के तो चलती है, आप तो शिव है, आप तो पीजिए ये। तो अब वो जबरदस्ती 2-3 सुट्टे मारे, लेकिन 2-3 के अंदर ही वो दिमाग घूमने लग गया उसके अंदर। अब वहां से जब चले तब सब कुछ भूल गए। 10-15 मिनट बाद जब चले तो हम जाएं और एक घर में घूम फिर के जाएं और उसी के दरवाजे को बजाएं तो कहेंगे महाराज आपको दे तो दिया था, आपको कितनी बार आ पाएंगे? लेकिन दिमाग चले ही ना उसके अंदर। लेकिन उसके बाद जो स्थिति जो समझ में आई उनके मेकअप की, उनके एक्सपीरियंस की, लोगों से जो उनके संबंध की, कि बीच बीच में किसी घर में गए तो उनको दुत्कार मिलती है, किसी घर में गए तो कि आप आ गए, बच्चों को डरा रहे हैं। ये इन छोटी छोटी चीज़ों के जरिए मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एक उनकी कला थी, वो जो उनका काम था, क्यों उसने एक प्रोफेशन को चेंज किया, उस प्रोफेशन के अंदर उसने क्या क्या झेला, क्या क्या उसके सामने निकला, और वो विभिन्न संस्कृतियों के साथ कैसे उसने संवाद किया। क्योंकि वो पूरी बेल्ट आदिवासी बेल्ट थी जिसमें मुरिया थे, माड़िया थे, गोंड थे, हलबा थे, गोंड की जो उपशाखाएं। तो ऐसे ही जब मुझे बंजारन से बात करनी थी, मैंने पिछली बार ही बताया था, तो वो बकरियां चराती है तो समय नहीं मिल रहा है हमें, तो मैं उसके साथ में बकरी चरा रहा हूं। सुगनाराम के साथ था मैं, जोधपुर के अंदर भोपा है, तो उनके साथ में जो उनके पास बकरियां थी मैं उनके साथ बकरियां लेके गया। लेकिन उसके बाद में मुझे यह पता चला कि बकरियां कौन कौन से जो पेड़ हैं, कितनी तरह की झाड़ियां खाती हैं बकरियां, और उनकी अलग से वो बकरियों के साथ उनका रिश्ता कैसा है, बकरियों को कौन से आवाज से बुलाती है, कौन से आवाज से बकरियां दूर दूर चली जाती है। उनका सहज जो ये ज्ञान था ये समझने का, तो यानी कि जो आप अप्रोच देखते हैं उनको देखने का नजरिया, अब जो उस कालबेलिया का नजरिया था वो बिल्कुल अलग था उन चीजों को समझने का, और जो बंजारन का नजरिया था वो बिल्कुल अलग था। हैं दोनों घुमंतुई, और सभी वो आपस में जुड़े हैं 12 वाली पंचायत से, जो उनकी अपनी पंचायत होती है। तीजन भाई जी यहां मौजूद हैं, उनकी भी अपनी जो जाति पंचायत उसको 12 वाली पंचायत बोलते हैं। और 12 वाली में वो सभी लोग शामिल होते हैं जो 3 ठिये पे खाना बनाते हैं, 3 पत्थर रख के बाहर खाना बनाते हैं। तो यानी कि जो मेरा ये केवल 1-2 उदाहरण देके आपको बताने के पीछे मकसद ये था कि जो घुमंतू समाज हैं वो अलग अलग ज्ञान के प्रकार हैं। अब मैं आपको जो छोटी छोटी 2 स्टोरी जो आपको सुनाऊंगा, उसमें एक स्टोरी आपको मिलेगी उनके नॉलेज सिस्टम पे, और एक स्टोरी आपको मिलेगी उनकी वे ऑफ लाइफ के, जीवन को देखने के नजरिए पे। ये मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं रतलाम के अंदर, जो आपका रतलाम है, जब झाबुआ से या इधर से जो ये चलते हैं, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ से जो निकलते हैं, सिरोही से, उन पशु चारकों के साथ में, खासकर भेड़ पालकों के साथ में, पक्षियों की चहचहाट और भेड़ बकरियों के गले में बंधी घंटियों की खनक से सुबह होने का एहसास हो रहा है। पूनाराम टोले का मुखिया सभी को आवाज देकर उठा रहा है। मोदू और डुग्गी भी उठ गए हैं। रेवड़ के छोटे बच्चों को दूध चुखाने की जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है। दोनों सबसे पहले नूरी, जो झबरू भेड़ है, झबरू भेड़ के पास गए। नूरी के बच्चे होने वाले हैं और उसकी पिछले 3 दिन से तबीयत खराब है। उसे चाय का पानी पिला रहे हैं जिससे उसका पेट ठीक हो जाए। ये दवा करने की जिम्मेदारी डुग्गी की है, वो मोदू से बड़ी जो ठहरी। वैसे तो उनके बाबा पूनाराम रायका के रेवड़ में 840 भेड़ बकरी, 16 गधे, 6 कुत्ते, 1 बातूनी तोता और 2 बिल्ली के बच्चे भी हैं,
किंतु डुग्गी और मोदू को नूरी और फबलू, जो गधे का नाम है फबलू, से खास लगाव है। नूरी डुग्गी और मोदू के साथ जमीन पर ही गुदड़ी पर सोती है, यानी कि जो बकरी है वो उन दोनों के साथ जमीन पे सोती है। डुग्गी की मां टिकमनी चाय बनाने में जुट गई है। वो फूलिया को कह रही है कि मिट्टी की हंडिया भी लानी पड़ेगी, इसमें दरार आ गई है। जमुना राम और फूलिया अपनी चिलम तैयार कर रहे हैं। हंजा देवी बच्चों को दूध चुखाने के लिए डुग्गी और मोदू को बुला रही है। दोनों बच्चे अब इस काम में उस्ताद हो गए हैं। पलक झपकते ही भेड़ बकरी के थन पकड़कर उसके मेमनों के मुंह में दे देते हैं। मोदू बीच बीच में बिल्ली के बच्चे को भेड़ का दूध चुखा देता है। उधर हंजा देवी जल्दी जल्दी दूध निकाल रही है। रेवड़ को चराने लेकर जाना है। दूर छोर से एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में कुछ सामान लिए उनकी ओर चला आ रहा है। ये देखकर कुत्तों के कान खड़े हो गए। पूनाराम ने स्थिति को भांपते हुए उस बुजुर्ग को हाथ जोड़कर खम्मा घड़ी किया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूनाराम को गले लगा लिया। अरे, ये तो गांव का बुजुर्ग गुलजारी है, जिसके खेत में हम अपनी भेड़ बकरियां बिठाते हैं। फूलिया ने गुलजारी को चिलम पकड़ाते हुए पूछा कि आपकी तबीयत कैसी? इस बार खेतों में फसल कम लग रही है। गुलजारी ने जवाब दिया कि पिछले 3 साल से मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि इस बाजार की रासायनिक खाद मत डालो, इससे लागत भी बढ़ जाती है। खेत में भेड़ बकरी बिठाओ, जिससे उसके मींगण और चोट से जो खाद बने उससे फसल अच्छी पैदा होगी और मिट्टी भी ताकतवर बनेगी। अब जाकर वो लोग मेरी बात माने। भाई पूनाराम, तेरा रेवड़ आज मेरे खेत में बैठेगा। मैं आटा, चावल, चाय पत्ती, तेल और शक्कर लेकर आया हूं। हल्दी बाद में दे जाऊंगा। उस सामान को देखते ही जैसे पूरे टोले में खुशी का माहौल बन गया। आज तो शाम में लापसी और मीठा चावल बनाएंगे। पिछले कितने दिनों से केवल काचरी, टींट और दाल बाटी खा रहे हैं। पूनाराम ने कहा कि अगले 4 महीने यहां अच्छे निकलेंगे। हम जिस भी खेत में अपने रेवड़ को बिठाएंगे, वे हमें बदले में आटा तेल देंगे और अपना रेवड़ उनके खेत को देसी खाद देगा। हंजा देवी और टिकमनी रोटी पानी बनाने में जुट गई हैं और पूनाराम रेवड़ को लेकर निकल गया है। आज रात में डेरा 2 कोस दूर गुलजारी के खेत में लगेगा। मोदू और डुग्गी नूरी के पास बैठे हैं। करीब 1 घंटे बाद नूरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उस भेड़ को बिवाने का काम टिकमणी बहुत ही आसानी से करवा देती है। उसे मुश्किल से 4-5 मिनट लगे होंगे। डुग्गी की दादी हंजा ने मेथी को उबालकर उसे गुड़ में मिलाकर नूरी को खाने को दिया है। उससे भेड़ में ताकत आ जाएगी। दोपहर का खाना खाकर सभी लोग अपने डेरे को लादने में लग गए हैं। गधे के दोनों ओर जात्रा लगाए हुए हैं। इसमें भेड़ बकरियों के छोटे बच्चों को बिठा दिया है। एक गधे की पीठ पर ओढ़ने बिछाने की गुदड़ी बंधी है। दूसरे गधे की पीठ पर रोटी बनाने की कुंडी, हंडिया, 2-4 पीतल के बर्तन, एक पोटली में सभी के कपड़े बंधे हैं। फबलू की पीठ पर पानी की पखाल को बांधा है। डुग्गी ने भी एक गधे को अपनी सवारी चुना है। उसके पास 2 बिल्ली के बच्चे भी हैं। बातूनी तोते का पिंजरा मोदू के पास है। वो अपनी मां और दादी के साथ पैदल चल रहा है। हंजा देवी और टिकमणी के हाथ प्लास्टिक के चूड़े से भरे हुए हैं। घेरदार घघरी, लुगड़ी और कांचली पहने हुए हैं। पूनाराम ने कमर पर बख्तरी, 1 लांग की ऊंची सफेद धोती, कानों में मुर्की और सर पर बड़ा सा लाल साफा बांधा हुआ है। शाम होने को है। सभी लोग गुलजारी के खेत में आ गए हैं। डेरा पड़ने की जगह का निर्धारण हंजा देवी करती है। उन्होंने कीकर के पेड़ के नीचे डेरा लगाने का तय किया है। सभी लोग काम में जुट गए हैं। फूलिया 3 ठिये का चूल्हा लगा रहा है। पूनाराम और जमुनाराम चिलम सुपड़ने में व्यस्त हैं। मोदू और डुग्गी भेड़ बकरियों के बच्चों को दूध चुखा रहे हैं। बातूनी तोते के पिंजरे को वहां कीकर से टांग दिया है। डुग्गी और मोदू जल्दी से नूरी के बच्चों को भी दूध पिलाने की आदत डाल रहे हैं। आज लापसी और मीठे चावल से पूरा डेरा महक रहा है।
महिलाएं खुशी के मारे गीत गा रही हैं। जैसे जैसे रात का आगोश बढ़ता जा रहा है, टोले के सभी सदस्य रोटी पानी खाकर बैठे हैं। नज़दीक अलाव जल रहा है। जंगल क्षेत्र में रोशनी का यही जरिया है। यूं उनके पास एक टॉर्च भी है, लेकिन वह भेड़ बकरियों की रखवाली व उनकी सुरक्षा के काम आती है। फूलिया आज बीड़ी पर बीड़ी फूंक रहा है। आज कई दिनों के बाद लापसी और मीठा चावल खाने को मिला है। डुग्गी और मोदू दोनों ने बड़े चाव से खाया है। उसी को लेकर टोले में हंसी ठिठोली चल रही है। मोदू और डुग्गी नूरी को बाजरे की घुघरी खिला रहे हैं, जो बच्चे देने वाली भेड़ बकरी को पहली रात में खिलाई जाती है। आज रात में जगने की जिम्मेदारी फूलिया की थी, किंतु उसने मीठा चावल और लापसी इतना खा लिया कि पड़ते ही सो गया। मध्य रात्रि में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। तभी सभी की नींद खुल गई। कुछ लोग पिकअप गाड़ी लेकर आए। उनके साथ 2-3 मोटरसाइकिल भी थी। देखते ही देखते उन्होंने भेड़ों को उठाना शुरू कर दिया और पत्थर बरसाने लगे। पूनाराम का सर फट गया। हंजा, टिकमणि, फूलिया सभी को पत्थरों से चोट लगी। मोदू और डुग्गी डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। पूनाराम रोते हुए कह रहा था, हम गरीब लोग हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। चोरों ने उनके सर के साफे से उनके हाथ पैर बांध दिए। हंजा देवी के आभूषण छीन लिए। जमनाराम के पास खर्चे की गठरी थी, जिसमें करीब 1500 रुपये थे, जो पूरे रास्ते भर का खर्च था, और 30 भेड़ भी उठा ले गए। सुबह नज़दीक गांव के लोग आए। उन्होंने सभी के हाथ पैर खोले, रोटी पानी दिया। लोगों ने कहा कि नज़दीक नदी पार करके कालूखेड़ा पुलिस थाना है, वहाँ रिपोर्ट लिखवा दो। लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करें। मोदू और डुग्गी रेवड़ में नूरी को तलाश रहे थे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। दोपहर तक सब ऐसे ही चलता रहा। दोपहर को डुग्गी और मोदू ने तय किया कि वे पुलिस के पास जाएंगे, वही उनकी नूरी को वापस ला सकते हैं। डेरे से नज़र बचाकर रास्ते के नदी नाले को पार करते हुए दोनों भाई बहन कालूखेड़ा पुलिस थाने में पहुंच गए। वे दोनों डरे हुए थे। उनके कपड़े भी ऐसे थे कि जैसे 1 महीने से कोई नहाया नहीं हो। वे कुछ बोल पाते उससे पहले रोने लगे। वहां बैठे हवलदार ने उनको चुप कराया और कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी नूरी को वापस दिला दो, उसे चोर उठाकर ले गए। थानेदार ने एक सिपाही को उन बच्चों के साथ भेजा। सिपाही ने पूनाराम से रतलाम में रेवड़ चराने का पास और आधार कार्ड मांगा। उससे इस बात का प्रूफ मांगा कि ये रेवड़ तुम्हारा है। जमनाराम ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बुजुर्ग इन्हीं रास्तों में रेवड़ चराते हुए मरे हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे। सिपाही ने कहा, हाँ, शाम तक इस जगह को खाली कर दीजिए, तुम लोग आकर यहाँ इस क्षेत्र को बदनाम करते हो। पूनाराम ने डेरा उठा लिया। मोदू और डुग्गी चुपचाप छोटे छोटे कदमों से फबलू के पीछे चलने लगे। वो रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखते कि नूरी दौड़कर उनके पीछे आ जाएगी। डुग्गी ने चुपके से कपड़े की पोटली से गुदड़ी को निकालकर वही पटक दिया। नूरी रात में आएगी तो इस पर सो जाएगी। ये एक, जिसको आप स्टोरी बोलते हैं, ये दरअसल एक स्टोरी के फॉर्म में उस पूरे समाज का, उस लोकल संस्कृति से और उस ज्ञान परंपरा से क्या रिश्ता है, ये दिखाती है। वो केवल एक राय का रहबारी नहीं है। इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको कहीं से उस समाज का बेचारगी का भाव नहीं लगेगा। आपको ये पता चलेगा कि वो काम क्या करते हैं, उनका रिश्ता क्या है, उस संस्कृति से क्या रिश्ता है, उस भूगोल से क्या रिश्ता है, और जो बाहर वाले हम लोग हैं, हमने उनको क्या दिया है। यहाँ केवल एक समाज राय का रहबारी नहीं है। चूंकि अब समय का अभाव है तो हम दूसरी स्टोरी पे बात नहीं करेंगे, वो बंजारों पे थी। खैर, एक स्टोरी संस्कृति पे थी, एक स्टोरी नॉलेज सिस्टम पे थी कि घुमंतू समाज हैं, वो घुमंतू समाज केवल एक विषय वस्तु नहीं है शोभा बढ़ाने की, उनके पास खास तरह का ज्ञान है, और अगर हम उसको नहीं सहेजेंगे तो वो नहीं बचेगा। मेरा तीसरा बिंदु था, एक गाड़िया लुहार एक वाक्य बोलते हैं, जो मेरा अंतिम बिंदु है, और मैं अगले 2 से 3 मिनट में समाप्त कर दूंगा उसके बाद में। उज्जड़ खेड़े मूड बसेंगे, उजड़े पीहा लौट रे, तांडा ठाया चल पड़ा। जब गाड़िया लुहार तांडा उठाते हैं
तो इस वाक्य को बोलते हैं। जब पुराने लोगों के पास बैठेंगे सुनेंगे, इसका मतलब है कि जो खेड़ा हमारा उजड़ गया है वो दोबारा फिर बसेगा। उजड़े पीहा लौट रे, यानी कि जो आप छोड़ करके जा रहे हो वो पपैये के नाम संदेश भेज रहे हैं चित्तौड़गढ़ राणा के पास में, वो उनको पता है वो कभी नहीं आएगा। तांडा ठाया चल पड़ा कि आज हमने तांडा उठा लिया है, लेकिन एक दिन हम लौटेंगे। उसमें उम्मीद है, हार नहीं है उसके अंदर, लेकिन उनको ये पता है कि वो कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। तो मैं उसी बात को घुमंतुओं के लिए बोलता हूं कि जब मेरे से जनरली जब ये बात रहती है कि आप उनको कैसे देखते हैं, मैं ये बोलता हूं कि मैं उस विडंबना के दौर में हूं, उस विडंबना के समय में हूं जब मुझे ये पता है कि आने वाले 1 या 2 साल में वो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा और संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैं होप बांध करके वही उजड़ खेड़े वाली बात करता हूँ, लेकिन मुझे भी सच्चाई पता है कि वो बचेगा नहीं। धन्यवाद।